हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन चाइल्ड आईएएस एकेडमी। जैसा कि आपने न्यूज में सुना होगा अभी कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2020 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और शुभम कुमार जो कि बिहार के रहने वाले हैं, उन्होंने इस प्रेस्टिजियस एग्जाम में टॉप किया है। ठीक है, फर्स्ट रैंक लाया है। तो बहुत सारे बिगिनर्स जो इस प्रिपरेशन में आना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो शुभम कुमार से मोटिवेशन उन्हें मिला है कि वो भी इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले किसी भी एग्जामिनेशन में को क्रैक करने के लिए सबसे जरूरी चीज है उस एग्जामिनेशन के बारे में जानना, उसके पैटर्न को समझना, उसके नेचर को समझना और वो एग्जाम आपसे क्या डिमांड कर रहा है उसको समझना। अगर आप इन सारी चीजों को समझते हैं तो आप उस एग्जामिनेशन में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम पैटर्न को जानेंगे कि सिविल सर्विसेज में का एग्जाम पैटर्न कैसा है, इसमें कितने स्टेज पे एग्जामिनेशन होते हैं और हर स्टेज पे कितने मार्क्स का कितना मार्क्स का एग्जामिनेशन कितना मार्क्स का होता है वो, और हमें उसमें कितना कट ऑफ क्लियर करने की जरूरत होती है। ठीक है, उसके बाद हम इसके सिलेबस को जानेंगे। ठीक है, कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज का सिलेबस क्या है, हमें क्या कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद हम इस साल का जो कट ऑफ रहा यूपीएससी का उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि यूपीएससी ने हाल ही में इस 2020 का एग्जामिनेशन जो हुआ था उसका कट ऑफ जारी किया है। उससे हमें आइडिया मिलेगा कि हमें कितने मार्क्स लाने हैं और ताकि हम उस कट ऑफ को क्लियर कर सके। फोर्थ वन, वी विल डिस्कस डिमांड ऑफ दिस एग्जामिनेशन, यानी यूपीएससी सिविल सर्विसेज का क्या डिमांड है, यूपीएससी आपसे क्या चाहती है, आप में किस तरह की पर्सनालिटी चाहती है वो। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हम देखेंगे। उसके बाद वी विल डिस्कस हाउ टू स्टार्ट। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन इज हाउ टू स्टार्ट। ठीक है, अगर हम जिंदगी में कोई भी काम कर रहे हैं, अगर उसका स्टार्टिंग अच्छा है तो ठीक है, तो हम उस काम को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। और न्यूज़पेपर रीडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। तो हम यहाँ पे न्यूज़पेपर रीडिंग पे भी बात करेंगे कि हाउ टू रीड न्यूज़पेपर्स। ठीक है, उसके बाद हम करंट अफेयर्स का क्या रोल है यूपीएससी में, इस पे भी हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी विल डिस्कस हाउ टू चूज ऑप्शनल पेपर। ठीक है, ऑप्शनल पेपर यूपीएससी में हमें कैसे चूज करना चाहिए। ठीक है, क्या क्राइटेरिया होंगी जिनके आधार पे हम ऑप्शनल पेपर चूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। देखिए, सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे। तो यूपीएससी का एग्जाम पर पैटर्न इस प्रकार है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज में 3 स्टेजेस पे एग्जामिनेशन होते हैं। ठीक है, यानी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट, प्रीलिम्स यानी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। ठीक है, पहला जो स्टेज होता है वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का होता है, प्रीलिम्स का होता है। प्रारंभिक परीक्षा जिसे कहते हैं, हिंदी में प्रारंभिक परीक्षा। ठीक है, और इसमें 2 पेपर पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स में 2 पेपर पूछा जाता है। पहला होता है जनरल स्टडीज
पहला पेपर होता है जनरल स्टडीज का और दूसरा पेपर होता है सीसेट का। ठीक है, सीसेट का मतलब होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम लोग अभी इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये देख लें कि दोनों पेपर 200 मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का होता है। दोनों पेपर 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, प्रीलिम्स में 2 पेपर पूछे जाते हैं, जनरल स्टडी और सीसेट, और हर पेपर 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जीएस पेपर में 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग मतलब आपका अगर क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो उसके लिए आपका मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो कितना नेगेटिव मार्किंग होता है? 1/3, यानी हर 3 क्वेश्चन गलत होने पे आपका एक क्वेश्चन का मार्क डिडक्ट किया जाएगा। ठीक है, हर 3 क्वेश्चन आपका अगर गलत होगा तो उस पे एक क्वेश्चन का मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग कितना होता है इसमें? 1/3 होता है, 1/3। ठीक है, ये समझ में आया आपको? दूसरा पेपर सीसेट जो है वो भी 200 मार्क्स का होता है, लेकिन इसमें जो नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो 80 होते हैं। नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 80 क्वेश्चन होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 होता है, 80, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट में प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। Each question carry 2.5 मार्क्स। ठीक है, और यहां भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 होता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है, यानी हर 3 क्वेश्चंस के गलत होने पे एक क्वेश्चंस का मार्क्स आपके टोटल मार्क्स से डिडक्ट कर दिया जाएगा। ओके, दिस इज प्रीलिमिनरी राउंड, प्रारंभिक परीक्षा। दूसरा जो स्टेज है, द सेकेंड स्टेज इज मेंस एग्जामिनेशन। जो लोग प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर करते हैं, प्रीलिम्स का एक कट ऑफ निकाला जाता है। ठीक है, कैसा पेपर आया और उसमें स्टूडेंट ने क्या परफॉर्म किया, उसके आधार पे प्रीलिम्स का एक कट ऑफ निकाला जाता है, और जो भी स्टूडेंट उस कट ऑफ को क्लियर करते हैं, ठीक है, उन्हें मेंस एग्जामिनेशन के लिए आयोग की तरफ से बुलाया जाता है, यानी वो मेंस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। तो दूसरा स्टेज है मेंस एग्जामिनेशन, यानी मुख्य परीक्षा। मेंस एग्जामिनेशन का मतलब मुख्य परीक्षा। अब यहां पे 4 जीएस के पेपर होते हैं, जीएस के 4 पेपर होते हैं। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 एंड जीएस पेपर 4। ठीक है, और साथ में एक एसए का पेपर होता है, साथ में एक एसए का पेपर होता है। और 2 पेपर ऑप्शनल के होते हैं। ठीक है, 2 पेपर ऑप्शनल के होते हैं, जो हमें ऑप्शनल जो लिस्ट है ऑप्शनल का, उसमें से कोई एक पेपर हमें चुनना होता है।
ठीक है। ऑप्शनल पेपर कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी। तो जो लिस्ट है, जो यूपीएससी ने लिस्ट दिया है ऑप्शनल का, उसमें से एक पेपर हमें ऑप्शनल का चुनना होता है। ठीक है। तो ऑप्शनल के दो पेपर पूछे जाते हैं, ऑप्शनल पेपर 1 और ऑप्शनल पेपर 2। ऑप्शनल पेपर 2। अब देखिए यहां पे हर पेपर 250 मार्क्स का होता है। हर पेपर 250 मार्क्स का होता है। हर पेपर 250 मार्क्स का होता है। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए? 1750। टोटल मार्क्स जो हुआ रिटेन का, वो कितना हुआ? 1750। यानी मेंस में जो मार्क्स ऐड होता है, जो इंटरव्यू के लिए जिस मार्क्स का कट ऑफ बनता है, वो कितने मार्क्स का होता है? 1750। ठीक है। इसके अलावा दो और पेपर होते हैं। एक होता है इंडियन लैंग्वेज का, ठीक है, और दूसरा होता है इंग्लिश का। एक होता है इंडियन लैंग्वेज का और दूसरा होता है इंग्लिश का। दोनों 300 मार्क्स के होते हैं। दोनों पेपर 300 मार्क्स के होते हैं। दोनों पेपर 300 मार्क्स के होते हैं। अब यहां पे ध्यान ये देना है कि ये जो पेपर हैं इंडियन लैंग्वेज के और इंग्लिश के, ये क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। ये पेपर क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, यानी फाइनल कट ऑफ में, यानी इंटरव्यू के लिए जो कट ऑफ बनेगा, ठीक है, मेंस का जो कट ऑफ बनेगा रिटन एग्जामिनेशन का, उसमें इनका मार्क्स ऐड नहीं किया जाएगा। उसमें सिर्फ टोटल मार्क्स कितना होगा? 1750। उसी के आधार पे कट ऑफ बनेगा। ठीक है। ये दोनों पेपर जो इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश का पेपर है, जो 300 मार्क्स का है, वो क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें आपको मिनिमम मार्क्स लेकर आना है, 1/3 मिनिमम मार्क्स लेकर आपको आना है। ठीक है। तो ये मेंस का पैटर्न है। ये मेंस का पैटर्न है। और मेंस कैसा होता है? सब्जेक्टिव नेचर का होता है। मेंस क्या होता है? रिटन होता है। इसमें आपको लॉन्ग आंसर्स लिखने होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का नहीं होता। प्रीलिम्स कैसा था? ये ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, बट मेंस में रिटन एग्जाम होता है और ये लॉन्ग आंसर आपको लिखने होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट मेंस एग्जामिनेशन। एंड थर्ड स्टेज इज पर्सनालिटी टेस्ट। ठीक है, यानी इंटरव्यू। थर्ड स्टेज क्या है हमारा? पर्सनालिटी टेस्ट। ठीक है। तो पर्सनालिटी टेस्ट कितने मार्क्स का होता है? पर्सनालिटी टेस्ट 275 मार्क्स का होता है। पर्सनालिटी टेस्ट 275 मार्क्स का होता है। और इसमें आपका नॉलेज के साथ साथ आपके पर्सनालिटी का टेस्ट किया जाता है। यानी आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपका डिसीजन मेकिंग कैसा है, ठीक है, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस कैसा है, इमोशनल कोशेंट कैसा है, ठीक है, आप क्या दबाव में डिसीजन लेते हैं, क्योंकि यू आर गोइंग टू बी अ सिविल सर्वेंट और सिविल सर्वेंट को डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है। तो पर्सनालिटी टेस्ट में आपके डिसीजन मेकिंग को देखा जाता है। आप में एम्पैथी है या नहीं, लोगों के प्रति सहानुभूति है या नहीं, ठीक है, आप सिविल सर्विसेज के लायक है नहीं, ये सारी चीजों का टेस्ट किया जाता है। ठीक है। तो दिस इज अबाउट पर्सनालिटी टेस्ट। तो 3 स्टेज में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं, प्रिलिमिनरी स्टेज, मेंस स्टेज एंड
पर्सनालिटी टेस्ट, ये ओरल होता है, पर्सनालिटी टेस्ट ओरल होता है। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा जिसमें मल्टीपल चॉइस होंगे, ठीक है, और जो हमारा मेंस एग्जामिनेशन होगा वो रिटन टाइप होगा, सब्जेक्टिव टाइप होगा, उसमें आपको आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है, लॉन्ग टाइप आंसर्स होते हैं। और पर्सनालिटी टेस्ट हमारा ओरल होगा, ठीक है, ओरली आपको आंसर देना पड़ता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट एग्जाम पैटर्न। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सिलेबस ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले प्रीलिम्स के सिलेबस को देखते हैं, प्रीलिम्स के सिलेबस को देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि प्रीलिम्स में दो पेपर होता है, एक जनरल स्टडीज और दूसरा सीसैट यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। एप्टीट्यूड का मतलब आपकी रीजनिंग एबिलिटी, आपका मेंटल एबिलिटी मींस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सारी चीजें सीसेट में पूछा जाता है। ओके, और सीसेट का मार्क्स प्रीलिम्स के कट ऑफ में ऐड नहीं होता, यानी प्रीलिम्स का जो कट ऑफ निकलता है वो सिर्फ जनरल स्टडीज के मार्क्स का निकलता है, यानी 200 में ही निकलता है। जैसे मान लीजिए इस साल का कट ऑफ कितना रहा, इस साल का प्रीलिम्स का कट ऑफ रहा 92.51 इस साल का कट ऑफ रहा प्रीलिम्स का, 2020 यूपीएससी 2020 एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स का कट ऑफ 92.51 रहा। तो वो 200 में से जनरल स्टडीज का जो मार्क्स है उसी में से कट ऑफ निकालते हैं। सीसेट का जो मार्क्स होता है 200, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और सीसेट में हमें 1/3 मार्क्स लाना पड़ता है क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप सीसेट में फेल होते हैं तो आपको मेंस में बैठने नहीं दिया जाएगा, यानी ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और कितना मार्क्स लाना रहता है हमें, 66.7 ओनली, 66.7 मार्क्स हमें लाना रहता है। ओके, तो इसके अब सिलेबस की बात करते हैं। तो जो जनरल स्टडीज का सिलेबस है, जनरल स्टडीज का जो सिलेबस है, इसमें हमें जनरल स्टडीज में जनरल स्टडीज में क्या क्या पढ़ना है, जो मेन पार्ट है सिलेबस का वो है, सबसे पहले जनरल स्टडीज में करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स, जनरल स्टडीज का क्या सिलेबस है, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस यानी नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस से जुड़ी जो भी करंट में न्यूज है, करंट अफेयर्स है, वो आपसे पूछा जा सकता है। और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, यानी आपको करंट बहुत अच्छे से इस पे कवर करना है। करंट जो अफेयर्स है, करंट जो इवेंट्स है, उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, उससे रिलेटेड जो चीजें हैं उनके बारे में सारा कुछ पढ़ना है, ताकि आप प्रीलिम्स में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। दूसरा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारत का इतिहास, चाहे वो एंशिएंट हो, प्राचीन भारत हो, मिडाइवल इंडिया हो यानी मध्यकालीन भारत हो, या फिर मॉडर्न इंडिया हो यानी आधुनिक भारत हो। और साथ ही साथ इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल रहा, भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन रहा, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट जो सिलेबस है प्रीलिम्स का, वो है इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी भारत और विश्व का भूगोल पढ़ना है हमें, ठीक है, भारत और विश्व का भूगोल पढ़ना है।
तो इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी यानी पहाड़ का निर्माण कैसे हो रहा है, माउंटेन बिल्डिंग कैसे हो रहा है, कहाँ पे कौन से माउंटेन पाए जाते हैं वर्ल्ड लेवल पे और इंडिया लेवल पे, ठीक है। वोल्केनोज का इरेप्शन कैसे होता है, कितने टाइप के वोल्केनोज होते हैं, रॉक्स का निर्माण कैसे होता है, कितने टाइप के रॉक्स होते हैं, अर्थ के डिफरेंट लेयर्स के बारे में पढ़ना है हमें, फिर क्लाइमेट्स के बारे में पढ़ना है, मॉनसून कैसे डेवलप होता है, रेनफॉल कैसे होते हैं, प्रेसिपिटेशन कैसे होता है, ठीक है। साथ ही साथ ओशंस का निर्माण कैसे हुआ, ओशन में कौन कौन से रिसोर्सेज पाए जाते हैं, ठीक है। फिर डेजर्ट्स कहाँ पे होते हैं और विश्व के डिफरेंट पार्ट में किस टाइप का क्लाइमेट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ना है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है सिलेबस का वो है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस यानी इंडियन पॉलिटी के बारे में, भारतीय राजनीति के बारे में पढ़ना है, ठीक है। भारतीय जो हमारा पॉलिटिकल सेटअप है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट जो सिलेबस है जनरल स्टडीज का वो है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। इसका मतलब आर्थिक और सामाजिक विकास, आर्थिक और सामाजिक विकास यानी हमें इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट जो सिलेबस का पार्ट है वो है जनरल इशू ऑन एनवायरमेंट इकोलॉजी यानी एनवायरमेंट इकोलॉजी, बायोडायवर्सिटी, ठीक है। यानी एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जैव विविधता, पर्यावरण, इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, पॉल्यूशन, ये सारी चीजें हमें प्रीलिम्स के सिलेबस में पढ़ना है। नेक्स्ट है जनरल साइंस। नेक्स्ट प्रीलिम्स के जनरल स्टडीज का जो सिलेबस का पार्ट है वो है जनरल साइंस, जनरल साइंस, जनरल साइंस, ठीक है। जनरल साइंस मतलब 10th तक का बेसिक साइंस पूछा जाता है इसमें, और साथ ही साथ एप्लीकेशन, साइंस में जो एप्लीकेशन है साइंस का वो पूछा जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, करंट अफेयर से साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हमें ध्यान में रखना है। जैसे इसरो ने कोई सैटेलाइट लॉन्च किया तो उस सैटेलाइट का काम क्या है, ठीक है, उस सैटेलाइट का किस ऑर्बिट में गया वो, ठीक है, डिफरेंट टाइप के ऑर्बिट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। या फिर जैसे वैक्सीन डेवलप हुआ तो वैक्सीन के पीछे का जो बैकग्राउंड है, साइंस का बैकग्राउंड, उसके बारे में पढ़ना है। तो जनरल साइंस हमें प्रीलिम्स में पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो सिलेबस है वो है सीसेट। तो सीसेट का क्या सिलेबस है, सीसेट में हमें जो पढ़ना है वो है कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन यानी जो पैसेजेस होते हैं, लंबे पैसेजेस होते हैं जो कॉम्प्रिहेंशन होते हैं। दूसरा है इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल, ठीक है। तीसरा है लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। एंड फोर्थ वन इज डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। उसके बाद मेंटल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी, ठीक है। मैथमेटिक्स के कुछ सवाल होंगे यहाँ पे रीजनिंग के कुछ सवाल होंगे, ये पैसेज होगा, ठीक है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड कुछ सवाल होंगे। उसके बाद बेसिक न्यूमरेसी, बेसिक न्यूमरेसी, ठीक है, बेसिक न्यूमरेसी, ठीक है। ये मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं, यानी मैथ्स के कुछ बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, इंटरपर्सनल स्किल के क्वेश्चन होते हैं, पैसेज के क्वेश्चन होते हैं, यानी कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं मेंस की। तो मेंस में मैंने बताया था कि जीएस के 4 पेपर होते हैं, जनरल स्टडी पेपर 1, जनरल स्टडी पेपर 1। तो इसमें आप इसमें जान लें
कि जो पेपर 1 होता है जीएस का, इसमें जो मुख्य चीजें पूछी जाती हैं, इसमें जो मुख्य चीजें पूछी जाती हैं वो है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हेरिटेज एंड कल्चर, ठीक है। यानी इंडिया के कल्चर के बारे में चीजें पूछी, क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। इंडिया का कल्चर कैसा रहा है, ठीक है, एंशिएंट टाइम में क्या कल्चर था, मिडिवल टाइम में क्या कल्चर था, मॉडर्न टाइम में क्या कल्चर था, जिसमें पेंटिंग, ठीक है, आर्किटेक्चर, ठीक है, टेम्पल आर्किटेक्चर, ठीक है, उसके बाद लिटरेचर, तो ये सारी चीजें कल्चर का पार्ट था। म्यूजिक, डांस, ये सारी चीजें इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा है हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड, यानी विश्व का इतिहास आपसे पूछ सकता है, वर्ल्ड हिस्ट्री पूछा जाएगा आपसे इसमें, ठीक है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी आपसे इसमें पूछा जाएगा। और लास्ट है इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, ठीक है, यानी भारत के समाज के बारे में आपसे पूछा जाएगा, भारतीय समाज के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो ये जीएस पेपर 1 का एक ओवरऑल सिलेबस है और यूपीएससी ने अपने वेबसाइट पे डिटेल सिलेबस दिया है। आप प्लीज उस सिलेबस को रेफर करें ताकि आपको और भी चीजें समझ में आए और जो न्यूएंसेस हैं इस एग्जामिनेशन का वो आपको क्लियर हो। जीएस पेपर 2 का जो सिलेबस है, जीएस पेपर 2 में क्या चीजें पूछी जा रही हैं, जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस यानी प्रशासन के बारे में, गवर्नेंस, भारतीय प्रशासन के बारे में पूछा जाएगा आपसे, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के बारे में आपसे पूछा जाएगा, पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस का मतलब है सामाजिक न्याय। सोशल जस्टिस में कैसे क्वेश्चन आएंगे कि जो हमारे समाज में जो पिछड़े लोग हैं, ठीक है, जो डाउन ट्रोडन पीपल हैं, जो अफेक्टेड पीपल हैं, जैसे वीमेन, चिल्ड्रेन, ठीक है, डिसेबल्ड, डिफरेंटली एबल, तो इन ओल्ड पीपल, तो इनको जो इन्हें जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट का जो स्कीम है इन लोगों से रिलेटेड, वो गवर्नमेंट के स्कीम से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है सोशल जस्टिस में। यानी जो डाउन ट्रोडन लोग हैं, जो वीक सेक्शन है हमारे सोसाइटी का, उसके लिए गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है, उसके लिए हमारी गवर्नमेंट क्या स्कीम्स ला रही है, उस स्कीम से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सोशल जस्टिस में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल रिलेशन, IR, इंटरनेशनल रिलेशन यानी अंतरराष्ट्रीय संबंध। इसमें भारत का अपने नेबर्स के साथ क्या रिलेशन है, अपने पड़ोसी देशों के साथ क्या रिलेशन है, और भारत इसके लिए कौन कौन से कदम उठा रहा है, कौन कौन से एक्शन ले रहा है, साथ ही साथ वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे क्या घटनाएं हो रही हैं, इसके बारे में आपसे इंटरनेशनल रिलेशन में पूछा जा सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ जीएस पेपर 2। नाउ कम्स टू जीएस पेपर 3। जीएस पेपर 3 में क्या सिलेबस है? जीएस पेपर 3 का सिलेबस है टेक्नोलॉजी, यानी कोई अगर न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है वर्ल्ड लेवल पे या इंडिया में, तो उस टेक्नोलॉजी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, यानी आर्थिक विकास। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड अगर कोई कदम उठाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं आर्थिक विकास से रिलेटेड, तो वो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एनवायरमेंट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, जैसे इंडिया में 3 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है एनवायरमेंट से रिलेटेड। देखिए एनवायरमेंट बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहा है यूपीएससी का, तो इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनवायरमेंट को बचाने के लिए वर्ल्ड लेवल पे या इंडिया
की तरफ से कौन से एक्शन लिए जा रहे हैं, साथ ही साथ वर्ल्ड लेवल पे जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है जैसे कॉप, जैसे पेरिस एग्रीमेंट या फिर कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यूएनएफसीसीसी का, ठीक है। तो ये सारी घटनाएं आपसे पूछा जा सकता है एनवायरमेंट वाले सेक्शन में। उसके बाद है सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, जीएस पेपर 3 में। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा। जैसे इसमें क्या क्या आ सकता है, नेक्सलिज्म, नेक्सलिज्म, ठीक है, नेक्सलिज्म। उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। उसके बाद टेररिज्म, टेररिज्म। तो ये सारे इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं जो आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट, इसी में नेक्स्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या पूछा जा सकता है, डिजास्टर मैनेजमेंट में जैसे कि डिफरेंट टाइप के कौन कौन से डिजास्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, सुनामी, फ्लड, ड्राउट। तो ये डिजास्टर्स हैं और उस डिजास्टर्स का इंडिया में मैनेजमेंट कैसा है। जैसे इंडिया में एनडीआरएफ फोर्स बनाया गया है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। तो इन सारी चीजों के बारे में आपसे जीएस पेपर 3 में पूछा जा सकता है। दिस इज ऑल अबाउट जीएस पेपर 3 सिलेबस। नाउ कम्स टू जीएस पेपर 4। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट इज रिसेंटली एडेड टू द यूपीएससी सिलेबस। जीएस पेपर 4 में एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पूछा जाता है, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। यानी इसमें मोरालिटी के बारे में, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, ठीक है, से रिलेटेड जो भी डिफरेंट थ्योरीज हैं वो आपसे पूछा जा सकता है। इमोशनल इंटेलिजेंस, मोरालिटी, ठीक है, एथिक्स या फिर एथिक्स इन गवर्नेंस, एथिक्स इन गवर्नेंस, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही साथ इसमें केस स्टडीज भी आता है। जैसे कोई आपको एक सिचुएशन दे दिया जाएगा कि आप एक सिविल सर्वेंट हैं और आपको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, लेकिन उसमें आपका भी कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है, मतलब आप अगर वहां पे करप्शन करते हैं तो आपका इंटरेस्ट उसमें पूरा होता है, तो आप क्या एक्शन लेंगे। इस तरह से केस स्टडीज आपसे पूछा जाता है जीएस पेपर 4 में। तो दिस इज ऑल अबाउट सिलेबस ऑफ जीएस पेपर। इसके अलावा मैंने बताया था कि ऑप्शनल के 2 पेपर पूछे जाते हैं, ऑप्शनल के पेपर 1, पेपर 2। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑप्शन लेते हैं, कौन सा पेपर ऑप्शनल लेते हैं। बहुत सारे ऑप्शनल पेपर हैं जो ज्योग्राफी लेते हैं, उन्हें ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसमें जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो मास्टर डिग्री के जस्ट इक्विवेलेंट होता है, मतलब कि मास्टर डिग्री लेवल का क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है। यानी आप जो भी ऑप्शनल ले रहे हैं, वैकल्पिक विषय, जो भी वैकल्पिक विषय ले रहे हैं उस पे आपका कमांड होना चाहिए, ठीक है। यानी मास्टर्स के लेवल का सिलेबस आपसे पूछा जाएगा। तो ऑप्शनल पेपर आप सोच समझ के ले ताकि उसमें आप उसको आप जस्टिफाई कर सके। उसके अलावा एसे का पेपर है, तो एसे में 2 सेक्शन पूछा जाता है, सेक्शन 1, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ऐसे भी 250 मार्क्स का ही होता है, तो सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए 125 मार्क्स का, सेक्शन बी 125 मार्क्स का, और हर सेक्शन में 4 एसे दिया हुआ रहता है, ठीक है, 4 एसे दिया हुआ रहेगा आपको, और उसमें से एक आपको उस पे एक टॉपिक पे आपको लिखना है, ठीक है। 4 एसे आपको हर सेक्शन में दिया रहेगा, 4 एसे सेक्शन ए में, 4 एसे सेक्शन बी में, उसमें से एक एसे को आपको उस टॉपिक को सिलेक्ट करके उस पे आपको लिखना है। और एसे का जो टॉपिक होगा वो साइंस से भी हो सकता है, इकोनॉमिक्स से हो सकता है, सोशल से हो सकता है, ठीक है, लिटरेचर से हो सकता है। तो एसे का टॉपिक कहीं से भी उठाया जा सकता है, ठीक है। तो एसे के प्रिपरेशन के लिए जरूरी है कि हम जो जीएस का पेपर पढ़ रहे हैं, जो 4 जीएस का जो पेपर है हमारे पास, उसका जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको हम अच्छे से करें, वहां से एसे का टॉपिक भी हम निकाल पाएंगे। और साथ ही साथ जो न्यूज़पेपर में हम करंट इश्यूज पढ़ रहे हैं, एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, वहां से हम एसे का टॉपिक तैयार कर सकते हैं। इस पे हम बात करेंगे अभी। तो दिस इज ऑल अबाउट सिलेबस।
तो हमने एग्जाम पैटर्न की बात की, सिलेबस की बात की, अब कट ऑफ की बात करते हैं। तो हर स्टेज पे एक कट ऑफ होता है। प्रीलिम्स का कट ऑफ होगा, मेंस का कट ऑफ होगा, ठीक है, और इंटरव्यू का कट ऑफ होगा, यानी फाइनल कट ऑफ होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इस साल का कट ऑफ क्या रहा, ठीक है। इस साल का रिजल्ट अभी जस्ट आया है और शुभम कुमार ने टॉप किया है। तो हम यहां पे देखेंगे कि इस साल का कट ऑफ क्या रहा। तो प्रीलिम्स की अगर बात करें 2020 में, तो प्रीलिम्स का कट ऑफ रहा 92.51, 200 मार्क्स, क्योंकि मैंने बताया कि जीएस का ही पेपर सिर्फ इसमें काउंट करते हैं 200 मार्क्स में से कितना कट ऑफ गया। तो 92.51 कट ऑफ गया 2020 में। इसका मतलब जिन स्टूडेंट्स का, जिन कैंडिडेट का मार्क्स प्रीलिम्स में 92.51 से 92.51 या उससे ज्यादा होगा, वो मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे, मेंस का एग्जाम में बैठ सकते हैं। दूसरा, मेंस का कट ऑफ कितना गया, आउट ऑफ 1750, आउट ऑफ 1750, 1750, ये आउट ऑफ 200 में 92.5 गया। मेंस का कट ऑफ यानी 1750 में से कितना कट ऑफ गया, तो 2020 में 736 आउट ऑफ 1750, यानी टोटल 1750 मार्क्स में से अगर कोई कैंडिडेट 736 या उससे ज्यादा मार्क्स ले रहा है तो वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेगा, ठीक है। और फाइनल कट ऑफ कितना गया, फाइनल कट ऑफ यानी फाइनल मतलब फाइनल सिलेक्शन के लिए जो कट ऑफ हुआ वो था 944 आउट ऑफ 1750 रिटेन का, और साथ में 275, ठीक है, 275 यानी 2025, 275 इंटरव्यू का। तो 2025 में से यानी 2025 मार्क्स में से 944 मार्क्स कट ऑफ गया है, यानी जिस कैंडिडेट का फाइनली 944 आया या उससे अधिक आया, वो फाइनली यूपीएससी 2020 एग्जाम में सिलेक्ट हो गया, ठीक है, ओके। अब यहां पे बात करते हैं, हमने एग्जाम पैटर्न की बात की, सिलेबस की बात की, कट ऑफ की बात की। अब डिमांड क्या है, इस एग्जामिनेशन का क्या डिमांड है, उस पर हम बात करेंगे। डिमांड क्या है, ठीक है। इस डिमांड को समझने, अगर कोई कैंडिडेट वो यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहता है, तो सबसे पहले इस चीज को समझे कि ये एग्जाम चाहती क्या है। देखिए, ये एग्जाम आपसे ये चाहती है कि आपका जो माइंड हो वो एनालिटिकल हो, यानी रोट लर्निंग से इस एग्जाम को क्लियर नहीं किया जा सकता है, यानी रट कर इस एग्जाम को क्लियर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है और क्वेश्चंस का जो नेचर है, मेरा खुद पर्सनल एक्सपीरियंस है यूपीएससी मेंस का, ठीक है। खासकर यूपीएससी मेंस में या फिर प्रीलिम्स में भी अगर देखें, यूपीएससी प्रीलिम्स में का क्वेश्चन अगर आप देखें तो आपको यह फील होगा कि मैंने सारे क्वेश्चंस के बारे में कहीं ना कहीं पढ़ रखा है, यानी क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक नेचर का आता है, क्वेश्चंस कहीं दूसरे जगह से नहीं, दूसरे ग्रह से नहीं आता, बहुत ही बेसिक नेचर का क्वेश्चन आता है, यानी वो हमारे 10th तक का जो सिलेबस है वहीं से वो क्वेश्चन आता है, ज्यादा से ज्यादा 12th तक का, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को इस तरह फ्रेम किया जाता है, ऑप्शंस को इस तरह घुमाया जाता है कि वहां पे आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है कि उस टॉपिक पे आपकी समझ कितनी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। आपने पढ़ा तो जरूर है, बट उसको समझा कितना है, ठीक है। ऐसा क्यों चाहती है यूपीएससी, क्योंकि यू आर गोइंग टू बी अ सिविल सर्वेंट, ठीक है। आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, आप कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट के डीएम होंगे, आपके सामने कोई प्रॉब्लम आएगा, तो आप उस प्रॉब्लम को कितना समझ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप उस प्रॉब्लम को कितना समझ रहे हैं। अगर आप प्रॉब्लम को समझेंगे, ठीक है, तो आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे। तो यूपीएससी चाहती है कि ऐसा कैंडिडेट हो जिसमें समझदारी हो, जिसमें अंडरस्टैंडिंग हो, जो सिर्फ किसी टॉपिक को इंफॉर्मेशन के लिए नहीं पढ़ता हो, ठीक है, जो उस टॉपिक को इसलिए पढ़ता हो कि उसकी समझ बढ़े, वो रोट लर्निंग नहीं करता हो। यानी आप अगर यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चंस का नेचर देखेंगे
तो उसमें रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आपको कोई फैक्ट नहीं भी पता है लेकिन उस टॉपिक पे आपको आपका अंडरस्टैंडिंग है, आपने उस टॉपिक को अगर समझा है लेकिन आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन याद नहीं है, फिर भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के आधार पे, ठीक है, ऑप्शन को एलिमिनेट करके। तो यूपीएससी की डिमांड को समझिए, ये चाहता है कि किसी भी टॉपिक पे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, आपकी समझ बढ़े, ठीक है, और आप उसको डेप्थ में जाके पढ़ें, ठीक है, बिटवीन द लाइंस पढ़ें। बिटवीन द लाइंस का मतलब जो लिखा और दिख रहा है किताब में, ठीक है, सिर्फ वो जानकारी ना जान के उसके बीच का जो इसेंस है, उसके बीच की जो उसके बीच जो वो लाइन कहना चाहती है उसको आप समझे। तो यूपीएससी आपसे ये डिमांड करता है। और सिलेबस बहुत ही सिंपल है, बहुत ही जनरल सा सिलेबस है, कोई भी व्यक्ति यूपीएससी का प्रिपरेशन कर सकता है। लेकिन हाँ, आपको पढ़ने का मेथड चेंज करना होगा। अभी तक यूनिवर्सिटी लेवल तक आप क्या पढ़ते आ रहे थे, बस कुछ टॉपिक आपने सिलेक्ट किया था, उस टॉपिक को रटा था और एग्जामिनेशन में जाकर उसको उगल दिया था एक तरह से। लेकिन यूपीएससी में ऐसा नहीं है। यूपीएससी में आप जो भी पढ़ेंगे उसको समझेंगे, ठीक है, और हो सकता है कि ये पढ़ाई सिर्फ किताबों से ना मिले आपको, यानी सिर्फ किताबों को पढ़ के आपको ये ना मिले। आप जो भी घटनाएं देखेंगे, ठीक है, प्रिपरेशन के दौरान, उस पे अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। आप जो भी न्यूज सुनेंगे उसके पीछे का कारण जानना चाहेंगे, ठीक है, उसको एनालाइज करेंगे, इसको कहते हैं एनालिसिस, ठीक है, उसका एनालिसिस करेंगे, ये क्यों हुआ, और उसको डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ जोड़कर देखेंगे। जैसे आपने कोई घटना देखा करंट अफेयर्स में और आपने क्या किया, उसको, जैसे कोई घटना हुई, ठीक है, जैसे कहीं क्राइम हुआ, तो जो नॉर्मल व्यक्ति रहेगा वो सिर्फ क्या देखेगा कि वहां पे क्राइम हुआ, पुलिस ने आया, पुलिस आई और क्रिमिनल्स को पकड़ के ले गई, उस पर चार्ज लगाया गया, उस पर मुकदमा चला। लेकिन एक यूपीएससी का एस्पिरेंट क्या देखेगा कि जो क्राइम हुआ उसके पीछे क्या सामाजिक, क्या सोशल रीजन था, ठीक है, क्या सामाजिक कारण था, वो जो क्राइम हुआ किन परिस्थितियों में हुआ, क्या वहां की ज्योग्राफी इसके लिए जिम्मेदार है, क्या उस समाज की इकोनॉमी जिम्मेदार है, या वहां का गवर्नेंस इसके लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो ये इन सारी चीजों को एनालाइज करेगा वो। इसलिए यूपीएससी ने ऐसा सिलेबस रखा है कि हमें उसके ज्योग्राफिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू वो भी पता चल पाए, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी पता चल पाए, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी पता चल पाए, टेक्नोलॉजी का क्या रोल है वो भी हमें पता चल सके। अब देखिए, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सब क्यों पढ़ाया जाता है यूपीएससी में? क्योंकि जब आप किसी डिस्ट्रिक्ट के डीएम बनेंगे या किसी भी पद पे होंगे तो उस जगह को समझने के लिए आपको ज्योग्राफी की भी जरूरत पड़ेगी, उस जगह को समझने के लिए आपको इकोनॉमिक्स की भी जरूरत पड़ेगी, उस जगह की क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रही है इसके लिए आपको हिस्ट्री की भी जरूरत पड़ेगी। तो आपका दिमाग ऐसा होना चाहिए कि जो घटना आपके सामने आ रही है उसको एक केस स्टडी की तरह देखें और उसको डिफरेंट सब्जेक्ट से जोड़ें, वहां की ज्योग्राफी से जोड़ें, ठीक है। अगर किसी जगह पे किसी जगह की अर्थव्यवस्था अगर एग्रीकल्चर बेस्ड है तो उसके पीछे वहां की ज्योग्राफी जिम्मेदार है, वहां का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जिम्मेदार है, ठीक है। उसी तरह अगर किसी जगह पे क्राइम ज्यादा है तो क्राइम ज्यादा होने का इकोनॉमिक रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, वहां की ज्योग्राफी जिम्मेदार है, वहां की ज्योग्राफी ऐसी है कि वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है, ठीक है, वहां की हिस्ट्री जिम्मेदार है। तो इसलिए जरूरी है कि हम घटनाओं को सिर्फ इंफॉर्मेशन के आधार पर ना पढ़ें बल्कि उसे डिफरेंट सब्जेक्ट से जोड़ते हुए पढ़ें। तो ये डिमांड है यूपीएससी का, यानी आपको एनालिटिकल बनना पड़ेगा, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको बिटवीन द लाइंस पढ़ना होगा, ठीक है, आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना पड़ेगा, तभी आप यूपीएससी क्लियर कर पाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखें, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखें और उसको एनालाइज करें कि हमारे पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम कोचिंग्स क्या करते हैं, सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं आपको, ठीक है, लेकिन यूपीएससी में सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। यूपीएससी में सब्जेक्ट के पीछे जो एनालिसिस है उसको पढ़ना है, सब्जेक्ट को कनेक्ट करना है,
यानी अगर हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो सिर्फ ज्योग्राफी नहीं पढ़ेंगे, ज्योग्राफी के साथ साथ उसको इकोनॉमी के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, हिस्ट्री के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कनेक्शन जरूरी है। डिफरेंट सब्जेक्ट के बीच में कनेक्शन जरूरी है। मैक्सिमम कोचिंग क्या करते हैं, बस सिलेबस कंप्लीट करा देते हैं, ये यूपीएससी का सिलेबस है, कंप्लीट हो गया, अब आप जाएं एग्जाम दें। यहां पे स्टूडेंट बहुत ही अपने आप को हेल्पलेस महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी आदत क्या हो गई है सिलेबस कंप्लीट करने की। वो सिलेबस तो पढ़ के चले गए और क्वेश्चन जब आया उनके सामने तो उन्हें लग रहा था कि ये तो मैं पढ़ा हूं, मैंने सिलेबस कंप्लीट किया है, बट इसका आंसर क्यों नहीं दे पा रहा हूं मैं, क्योंकि क्वेश्चंस का नेचर ही ऐसा है। क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा ही जा रहा है कि आप जब तक उसको एनालाइज करके नहीं पढ़ेंगे, उस पर अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाएंगे, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन। ओके, तो दिस इज अबाउट डिमांड। ओके, नेक्स्ट है हाउ टू स्टार्ट। नेक्स्ट है हाउ टू स्टार्ट, वेरी गुड टॉपिक, हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, सिलेबस को रीड करना है, चाहे वो प्रीलिम्स का सिलेबस हो, मेंस का सिलेबस हो, ठीक है, आपको सिलेबस को रीड करना है। क्या सिलेबस है यूपीएससी का और मुझे क्या पढ़ना है, और हमेशा सिलेबस से स्टिक होकर रहना है, सिलेबस से बाहर नहीं जाना है। यूपीएससी ने एक वेल डिफाइंड सिलेबस डिफाइन किया है और उसी सिलेबस में के दायरे में रह के आपको पढ़ाई करनी है। आपको न्यूज भी देखना है तो उसको सिलेबस से कनेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी न्यूज देख रहे हैं, वहां मर्डर हो गया, वहां ये हो गया, आपको सिलेबस से जोड़ना है। यानी मैं जो न्यूज देख रहा हूं वो सिलेबस के किस पार्ट के लिए रिलेवेंट है, सिलेबस के किस पार्ट से बिलोंग्स करता है, ठीक है। तो सबसे पहले सिलेबस को रीड करना है आपको जब आप स्टार्ट कर रहे हैं यूपीएससी का प्रिपरेशन। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, अभी उसको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ देखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि क्या नेचर है क्वेश्चन का, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, और उस सिलेबस को बाइबल की तरह अपने साथ रखना है, ठीक है। वो आपके लिए एक होली बुक है, आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और साथ में जो यूपीएससी का सिलेबस है वो आपके लिए होली बुक है, उसे हमेशा अपने साथ रखना है, ठीक है। सिलेबस को जहां आप स्टडी करते हैं स्टडी टेबल के ऊपर चिपका लेना है, ठीक है। सिलेबस को उसको रट जाना है, सबसे पहला काम है सिलेबस को रट जाना, ताकि हम जो भी पढ़ें उसको सिलेबस से कनेक्ट कर सके, ठीक है। दूसरी बात, स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि एनसीईआरटी को स्किप करते हैं। वो क्या करते हैं, मोटी मोटी किताबें उठा लेते हैं, ठीक है। बट आप ये चीज समझिए कि एनसीईआरटी क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी जो एनसीईआरटी लिखी गई है वो रिसर्च के बाद लिखी गई है, ठीक है। रिसर्च की गई है कि हमें किस तरह से सब्जेक्ट को रखना है। और आप बिलीव कीजिए, अगर एनसीईआरटी आप अच्छे से ईमानदारी से पढ़ते हैं तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और आप यूपीएससी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लायक बनेंगे। तो शुरुआत में आपको एनसीईआरटी बेस स्टडी करनी है, कुछ दिनों तक अपना बेस बिल्ड करना है। क्योंकि हम सोशल स्टडीज को बहुत दिन से पढ़े नहीं, तो बीच में गैप हो गया, तो हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे अपने स्टडी को, ताकि उस पे हमारा पकड़ बने, हमारा बेस तैयार हो, और उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड्स बुक हैं जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। यानी ज्यादा हमारा फोकस समझने पे होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग पे होना चाहिए, ये ना कि सिलेबस कंप्लीट करने पे। थर्ड चीज कि हमें शुरुआत से पहले ही दिन से, जब हमने डिसाइड किया कि हमें प्रिपरेशन करना है, फर्स्ट डे से ही न्यूज़पेपर रीडिंग की आदत लगानी है, न्यूज़पेपर रीडिंग की आदत लगानी है। अगर कोई इंग्लिश बैकग्राउंड का है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम का है, तो वो न्यूज़पेपर स्टार्ट कर सकता है हिंदू। शुरुआत में प्रॉब्लम होगी, मुझे भी हुई थी, सभी लोगों को होती है, इससे डरना नहीं है, उससे लड़ना है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप न्यूज़पेपर को बहुत जल्दी खत्म कर पाएंगे, शुरुआत में आपको टाइम लगेगा, लेकिन हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस आप पढ़ें, क्योंकि उसका जो कंटेंट है वो बहुत ही इनरिच है, ठीक है, वो यूपीएससी के हिसाब से है, ठीक है। उसमें एनालिसिस है चीजों का, एडिटोरियल खासकर जो है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग शुरू से ही आप स्टार्ट कर दें। दूसरी बात, राइटिंग का
प्रैक्टिस करें, शुरू से ही कुछ टॉपिक्स पे लिखें। जैसे न्यूज़पेपर में आपने कोई टॉपिक पढ़ा, उसके बाद न्यूज़पेपर को बंद करके उस पे आप खुद के आपने क्या पढ़ा, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग हुई, उसके आधार पे आप लिखना स्टार्ट करें। हो सकता है शुरुआत में आप ना लिख पाए, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आप उस पर लिखना, उस पर सोचना स्टार्ट करेंगे। देखिए, लिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सोचना, थॉट प्रोसेस। तो न्यूज़पेपर पढ़ने और उसी टॉपिक पे लिखने से आपका क्या होगा, थॉट प्रोसेस डेवलप होगा, आप सोचना स्टार्ट करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन में सोचना स्टार्ट करना, सीखना कैसे सोचते हैं। उसके बाद क्या करें, तो ये कुछ दिनों तक अपना एक रूटीन बनाएं, फोकस रहें, ठीक है, और बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें, ठीक है। न्यूज एनालिसिस करें, न्यूज जरूर देखें, विजुअल भी करें, क्योंकि विजुअल का भी बहुत अपना इफेक्ट होता है। जब आप न्यूज़ को देखते हैं तो बहुत सारे पिक्चर्स आपके दिमाग में पिक्चर बनता है, और वो पिक्चर बाद में आप रिकॉल आसानी से कर पाते हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि कैसे स्टार्ट करना है आपको। अब न्यूज़पेपर रीडिंग एंड करेंट अफेयर्स। न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है, देखिए, न्यूज़पेपर जब स्टार्ट करेंगे आप तो बहुत सारे इररिलेवेंट न्यूज होंगे, उसे आपको नहीं करना है। मैंने बताया कि सिलेबस के अनुसार ही न्यूज़पेपर पढ़ना है। जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं उसको अपने सिलेबस से जरूर कनेक्ट करें कि ये न्यूज या फिर ये घटना ये हमारे सिलेबस के इस पार्ट का है, जीएस पेपर 3 के इस पार्ट का है, और उसको हमेशा स्पेसिफाई करते रहें, ठीक है। और इस तरह से न्यूज़पेपर में तो उसमें आपका फ्रंट पेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपको वो इंट्रोड्यूस करता है कि क्या न्यूज है, ठीक है, आज का। उसके बाद नेशनल न्यूज में नेशनल घटनाएं, कि राष्ट्र स्तर पे क्या घटनाएं हुई हैं, क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद एडिटोरियल पेज आपको पढ़ना है, संपादकीय जो पृष्ठ है उसको पढ़ना है। तो संपादकीय पृष्ठ में कुछ ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे आपको जो आपके एसे के लिए काम आएंगे, साथ ही साथ जीएस का जो 4 पेपर है मेंस का, उसमें भी आपको वो काम आएगा। उसके बाद इकोनॉमिक सेक्शन न्यूज़पेपर का वो देखना है आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी इस पे बहुत ही क्वेश्चन पूछती है। इकोनॉमिक सेक्शन पे आरबीआई ने क्या डिसीजन लिया, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट की फाइनेंशियल पॉलिसी क्या है, ये सारी चीजें। और लास्ट पेज, पेपर का लास्ट पेज बहुत ही इनोवेटिव होता है, उसमें नई चीजों के बारे में लिखा जाता है। हिंदी वाले कोई भी एक राष्ट्रीय संस्करण पढ़ सकते हैं, दैनिक जागरण, ठीक है। तो ये है न्यूज़पेपर रीडिंग, और आप शुरू से ही नोट्स बनाने का हैबिट डालें, क्योंकि होता क्या है, नोट्स बनाने से क्या होगा, जब एग्जामिनेशन नजदीक आएगी तो आपके पास एक नोट्स होगा जो आपके हाथ से लिखा हुआ होगा, और आप उसको बहुत जल्दी रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनेशन के टाइम में बहुत कम टाइम होता है हमारे पास, खासकर मेंस के एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, शुरू से ही नोट्स बनाने की आदत डालेंगे, और शॉर्ट्स में नोट्स बनाना है, बहुत पूरा नहीं लिख लेना है। जैसे न्यूज़पेपर में जो भी दिया हुआ है पूरा नहीं लिखना है, शॉर्ट्स में नोट्स बनाने हैं और उसको रिकॉल करना है, पॉइंट वाइज नोट्स बनाने हैं। उसके बाद हाउ टू चूज ऑप्शनल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्कशन के लिए कि हाउ टू चूज ऑप्शनल। बहुत स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन रहता है कि ऑप्शनल कैसे चुने, ठीक है। तो देखिए, ऑप्शनल चुनने के कुछ क्राइटेरियाज हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि आपका इंटरेस्ट हो, क्योंकि आपका इंटरेस्ट होगा, क्योंकि ऑप्शनल का सिलेबस बहुत ही वास्ट होता है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप उस सिलेबस को जल्दी खत्म नहीं कर पाएंगे, साथ में आपका अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होगा उस पर। तो आपका सबसे पहला आपका इंटरेस्ट हो, दूसरा उसका परफॉर्मेंस, उस ऑप्शनल का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा हो यूपीएससी में। ये भी एक आज के टाइम में ये भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहा हो। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो एवरग्रीन होते हैं, जैसे सोशियोलॉजी एवरग्रीन सब्जेक्ट है, हमेशा अच्छा परफॉर्म करता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एंथ्रोपोलॉजी जो कि छोटा सिलेबस है लेकिन अच्छा परफॉर्म कर रहा है यूपीएससी में, नया ऑप्शन है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तीसरा कि उसके नोट्स इजीली अवेलेबल हो, ठीक है, इजीली अवेलेबल, क्योंकि आप ऑप्शनल स्टार्ट किया, उसके नोट्स आपको नहीं मिल रहे हैं, उस पर गाइडेंस नहीं आपको मिल रहा है, तो आपके लिए काफ़ी दिक्कत होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं ऑप्शनल सेलेक्ट करने में। और दूसरे के हिसाब से ऑप्शनल सेलेक्ट ना करें, प्रत्येक व्यक्ति का चॉइस अलग होता है। कुछ लोग एंथ्रो लेकर
अच्छा करते हैं, कुछ लोग ज्योग्राफी लेकर अच्छा करते हैं। तो वो आपका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए, किसी के दबाव में आकर, किसी से डिस्कशन के आधार पे आप ना करें, आप खुद जज करें। ऑप्शनल के सिलेबस को देखें, ठीक है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप इंजॉय कर रहे हैं कि नहीं, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग बन पा रही है कि नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं ऑप्शनल सिलेक्ट करने की। ओके, तो होप कि आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिले होंगे। मैं इस पे एक और वीडियो बनाना चाहता हूं आंसर राइटिंग पे, कि कैसे हमें मेंस में आंसर राइटिंग करना चाहिए। डिफरेंट उसमें कीवर्ड्स यूज होते हैं, जैसे कि एनालिसिस, क्रिटिकली एनालिसिस, डिस्कस। डिफरेंट कीवर्ड्स के लिए डिफरेंट टाइप का अप्रोच होता है, वो मैं चाहूँगा कि डिस्कस करूँ। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी इस पे एक वीडियो बनाऊँ। ओके, होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक्स एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।